बिहार में कई बड़े नेता बने हैं। कईयों को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। लेकिन कुछ और भी थे जिन्होंने सिर्फ बिहार की राजनीति को शेप नहीं किया बल्कि पूरे भारत के भविष्य को शेप किया है। अब इसमें कुछ अच्छा भी है और बुरा भी। ऐसे ही एक नेता थे रामविलास पासवान। सरकार किसी की भी होती, शपथ लेते दिखाई देते रामविलास पासवान। मैं रामविलास पासवान सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। लोग कहते उन्हें मौसम का रुख पता चल जाता था, इसीलिए उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाता। जो भी इंसान भारत की पॉलिटिक्स को समझना चाहता है उसे रामविलास पासवान की कहानी तो जरूर पता होनी चाहिए। तो ये है फुल स्टोरी ऑफ द वेदर मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, रामविलास पासवान। तो रामविलास पासवान का जन्म हुआ जुलाई 5, 1946 को बिहार के खगड़िया में। वो एक दलित फैमिली से आते थे और उस जमाने में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। लोग कास्ट सिस्टम को बहुत स्ट्रिक्टली माना करते थे, लेकिन इन सब मुसीबतों के बावजूद वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली खगड़िया के कोशी कॉलेज से और पटना यूनिवर्सिटी से LLB की। अब अपनी LLB के बाद उन्होंने बिहार सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया और क्लियर कर लिया और उन्हें डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। लेकिन उन्होंने नौकरी ज्वाइन ही नहीं की और पॉलिटिक्स में घुसने का फैसला कर लिया। उनका कहना था कि वो एक एथीस्ट थे, यानी भगवान में यकीन नहीं करते थे। लेकिन ये बात कभी ओपनली बताई नहीं क्योंकि उनकी फैमिली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती। 1960s में उनकी राजकुमारी देवी से शादी हुई, जिनसे उनकी 2 बेटियां भी हुई, उषा और आशा। पासवान की अर्ली आइडियोलॉजी सोशलिस्ट थी और राम मनोहर लोहिया से इंस्पायर्ड थी। इसी की वजह से उन्होंने ज्वाइन की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और उन्हें उनके होम टाउन खगड़िया से ही MLA का टिकट भी दे दिया गया। उसका एक मेजर रीजन ये भी था कि खगड़िया एक रिजर्व्ड सीट थी, यानी कोई SC कम्युनिटी का कैंडिडेट ही कंटेस्ट कर सकता था। और महज 23 साल की उम्र में वो खगड़िया से जीतकर MLA बन गए। इस जीत के बाद वो पार्टी में काफी तेजी से ग्रो करने लगे और 1 साल के अंदर ही बिहार यूनिट के जॉइंट सेक्रेटरी बन गए। और अर्ली 1970s तक सोशलिस्ट पार्टीज देश भर में फ्रैगमेंटेड थी, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में थी। लेकिन 1974 में इनमें से कई चरण सिंह की लीडरशिप में एक साथ आ गई और बनाई लोक दल। इसी कंसोलिडेशन में रामविलास पासवान जिस पार्टी का हिस्सा थे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यानी SSP भी इस लोक दल में जा मिली। इस लोक दल का वाइडर एजेंडा था किसानों, बैकवर्ड क्लासेस और दलित्स को रिप्रेजेंट करना। इस साल रामविलास पासवान ने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया जिसका नाम दिया छात्र संघर्ष समिति। इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे लालू यादव और सुशील कुमार मोदी जैसे लोग, जो दोनों आगे चल के बिहार की राजनीति में बहुत अहम रोल निभाने वाले थे। अब इस समिति ने करप्शन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी और लोकनायक कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण यानी JP को इस मूवमेंट को लीड करने की रिक्वेस्ट की, जो उन्होंने मान भी लिया और JP आंदोलन शुरू हो गया। इस मूवमेंट की वजह से 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। मैंने इमरजेंसी पर भी एक डिटेल वीडियो बनाई है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब इस इमरजेंसी में रामविलास पासवान सहित लालू यादव और सुशील मोदी तीनों को जेल में डाल दिया गया और पासवान इमरजेंसी के पूरे 19 महीने जेल में ही थे, जिसकी वजह से उनकी इमेज को काफी फायदा मिला और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले दलित चेहरे के रूप में बनकर उभरे। अब इमरजेंसी के बाद पासवान ने नई बनी जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया और 1977 के लोकसभा इलेक्शन में बिहार के हाजीपुर से उतर गए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। लिटरली वो 4,24,000 वोट से ये सीट जीते, जो कि उस समय तक किसी भी नेता का मैक्सिमम मार्जिन वोट से जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और इसी धमाके के साथ रामविलास पासवान लोकसभा पहुंच गए। तो 1981 में रामविलास पासवान ने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दिया और यहाँ से चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो शोभा के नायर अपनी बुक द वेदर मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में ये इंस्टेंस लिखती है। गुरबाचन सिंह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में डेप्यूटी डायरेक्टर थे। अब उनकी एक 19 साल की बेटी थी। वो एयर होस्टेस बनना चाहती थी और एयर इंडिया के इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गई थी। अब गुरबाचन सिंह का मानना था कि उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर जनता दल का कोई बड़ा नेता एयर इंडिया में सिफारिश लगा दे। तो इसीलिए वो अपनी बेटी को लेकर रामविलास पासवान के घर चले गए। अब उस समय पासवान की उम्र यही कोई 31 साल रही होगी और इस मीटिंग में वो अपने से 12 साल छोटी रीना के प्यार में गिर गए।
तो इससे पहले कि हम हमारी कहानी कंटिन्यू करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ ओडू के बारे में। ओडू एक बिजनेस मैनेजमेंट सूट है जो सीआरएम, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ई कॉमर्स और बहुत सारे बिजनेस टास्क एक ही प्लेटफॉर्म पर मैनेज करने का मौका देता है। हमने ओडू हमारे ऑपरेशंस में इंटीग्रेट किया क्योंकि सैलरी रिमाइंडर्स, इनवॉइसेस और पेमेंट ट्रैकिंग ऑटोमेट हो जाते हैं। ब्रांड्स के साथ फॉलोअप, स्टाफ हायरिंग, कस्टम वर्कफ्लोज सब मैनेज हो जाता है। सबसे बड़ी बात, अब उन्होंने एआई फीचर्स भी ऐड कर दिए हैं जिससे टास्क और भी स्मार्ट हो जाएंगे। ओडू का लेटेस्ट वर्जन ओडू 19 इंट्रोड्यूस करता है एआई ऑटोमेशन अक्रॉस मॉड्यूल्स, जिससे कॉम्प्लिकेटेड टास्क्स जैसे लीड स्कोरिंग, स्मार्ट डॉक्यूमेंट की हैंडलिंग, प्रेडिक्टिव इनवॉइसिंग एटसेट्रा सब कर सकते हैं। तो अगर आप अपना बिजनेस स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं तो ओडू एक पावरफुल ऑप्शन है। पहला टूल बिल्कुल फ्री है फॉर लाइफ टाइम। चेक करने के लिए लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं हमारी कहानी पर। पासवान पर लिखी एक बुक संकल्प, साहस और संघर्ष में रीना खुद बोलती है कि पासवान ने उन्हें अपनी फर्स्ट मैरिज के बारे में पहले ही बता दिया था और ये भी कि उनकी शादी बहुत छोटी उम्र में करवा दी गई थी, लेकिन उनका अब अपनी पहली बीवी से कोई लेना देना नहीं था। इस पहली मीटिंग के बाद गुरबचन सिंह ने पासवान को अपने घर पर इनवाइट भी किया और ऐसे ही बात आगे बढ़ती चली गई और रीना और पासवान ने शादी करने का फैसला कर लिया। उसी बुक में वो बोलती हैं कि रीना ने एक बार पासवान को पूछा कि क्या वो शादी से पहले स्मोकिंग छोड़ सकते हैं और उन्होंने उसी समय सिगरेट पीना छोड़ दिया और मरते दम तक फिर कभी सिगरेट नहीं पी। उन्होंने रीना के लिए चाय तक पीना छोड़ दिया था। उनकी शादी दिल्ली में बिना किसी शोर शराबे की हुई। क्लोज फ्रेंड्स को भी इनवाइट नहीं किया गया था, लेकिन पासवान के दोनों भाई पशुपति और रामचंद्र आए थे। अच्छा हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया, अविनाश कौर नाम था जिसे बाद में बदल के रीना पासवान कर लिया गया। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया वो मुझे नहीं पता। और इन्हीं रीना के साथ पासवान के 2 बच्चे हुए, निशा और चिराग पासवान। पासवान का इस शादी की वजह से काफी मजाक भी उड़ाया गया, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी, लेकिन उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो 1980 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने फिर से हाजीपुर से जीत दर्ज की और पोस्ट इमरजेंसी क्रेडेंशियल्स के साथ नए दौर की शुरुआत हुई। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी वेव में 1984 में फिर इलेक्शंस बुलाए गए, जिसमें राजीव की 400 प्लस सीट्स आई थी। इस इलेक्शन में पासवान फिर से हाजीपुर से खड़े हुए थे, लेकिन पहली बार उन्हें हार मिली और हार का मार्जिन था 50,000 वोट से भी ज्यादा। वही सीट जहां उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अब इस हार के बाद वो अपनी आइडेंटिटी बिहार के अलावा भी खोजने लगे और यूपी के बिजनौर से एक लोकसभा सीट के बाई इलेक्शन में खड़े हो गए और ये इलेक्शन काफी इंटरेस्टिंग था। ये सीट भी एससी रिजर्व थी और इस पर लड़ रहे थे दलितों के 3 बड़े नेता, कांग्रेस की मीरा कुमार, बीएसपी की राइजिंग स्टार मायावती और रामविलास पासवान। मीरा के आए 1,28,000 वोट और पासवान के 1,22,000 और मायावती के 61,000। अब 1989 के लोकसभा चुनाव में पासवान ने हाजीपुर से कमबैक किया और वीपी सिंह के जनता दल से भारी बहुमत से चुनकर आए। सेंटर में नेशनल फ्रंट की सरकार बनी और पासवान को यूनियन मिनिस्टर बना दिया गया फॉर लेबर एंड वेलफेयर। अगस्त 6, 1990 दिल्ली के साउथ ब्लॉक में कैबिनेट की मीटिंग होती है, जिसके आधे घंटे बाद प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह रामविलास पासवान की तरफ मुड़ते हैं, जो इस समय सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे, और उन्हें प्रपोजल प्रेजेंट करने को कहते हैं। प्रपोजल में था क्या? सारे के सारे सरकारी जॉब्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में अदर बैकवर्ड कास्ट यानी ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन लागू कर दिया जाता है, यानी मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट किया जा रहा था। सब हैरान रह गए थे। पासवान ने इस रिजर्वेशन के पक्ष में कई बयान दिए और कहा कि ये सही समय था मंडल को इंप्लीमेंट करने का। पूरे नॉर्थ इंडिया स्पेशली दिल्ली में दंगे भड़क गए और इस मुद्दे पर वीपी सिंह की सरकार गिर गई, लेकिन पासवान वीपी और जनता दल के साथ बने रहे और जीता भी। 1991 के चुनाव पासवान ने हाजीपुर से लड़ने के बजाय रोजेरा से लड़ा और जीता भी, लेकिन 91 के चुनाव के बाद सरकार बनी कांग्रेस की और पासवान को ऑपोजिशन में बैठना पड़ा। और इस बीच लालू भी मजबूत हो चुके थे, जिससे पासवान की दलित पर मोनोपोली नहीं बची और यूपी में काशीराम और मायावती की बीएसपी भी दलित को कंसोलिडेट कर चुकी थी। अब 1996 के लोकसभा इलेक्शंस में किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी। देवीगौड़ा पीएम बने, लेकिन कुछ टाइम बाद ही सरकार गिर गई। इस इलेक्शन में भी पासवान अपनी हाजीपुर वाली सीट से जीत गए थे। अब नए पीएम बने आईके गुजराल और इस सरकार में पासवान को उनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मिला। उन्हें यूनियन रेल मिनिस्टर बना दिया गया। मैं रामविलास पासवान सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा एज द रेल मिनिस्टर पासवान ने रेलवे में काफी काम किया,
जैसे 6 नए जोनल रेलवे हेडक्वार्टर्स बनवाए, जिसमें से एक बना उनके संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में, बाकी बने इलाहाबाद, जयपुर, बेंगलुरु, जबलपुर और भुवनेश्वर में। पासवान ने रेलवे को बिहार की तरफ मोड़ दिया और इसे नाम दिया गया हाजीपुराइजेशन ऑफ रेलवेज। 1996-97 वाला रेल बजट जब उन्होंने प्रेजेंट किया तो बिहार के लिए बहुत सारी चीजें अनाउंस की, जैसे गंगा के ऊपर एक और नया रेल लाइन कम ब्रिज, पटना से न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, बिहार की सारी मीटर गेज और नैरो गेज रेल्स को ब्रॉड गेज करवाना, एटसेट्रा। अब क्योंकि देवेगौड़ा और आई के गुजराल दोनों राज्यसभा से आते थे, पासवान को लोकसभा का लीडर ऑफ द हाउस भी बना दिया गया था। अब 1997 में जनता दल टूटा और बिहार के तब के सीएम लालू यादव ने चारा घोटाले के आरोपों की वजह से अपनी पार्टी बना ली, आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल। पासवान ने लेकिन लालू को फॉलो करने के बजाय उनसे दूरी बना ली और नीतीश और शरद यादव के साथ जनता दल में ही रह गए। इस बीच वो संसद में बयान वगैरह भी देते रहते थे, जैसे उन्होंने एक बार कहा था, अगर आडवाणी जहर है तो वाजपेयी शुगर कोटेड जहर। अब 1998 के लोकसभा इलेक्शंस में पासवान वाली जनता दल ने किसी के साथ अलायंस नहीं किया और पासवान ने अपनी सीट फिर से जीत ली, लेकिन सही से मेजोरिटी नहीं आने की वजह से साल भर के अंदर ही एनडीए की सरकार गिर गई। 1999 में फिर से इलेक्शंस हुए, लेकिन इस बार पासवान ने मौसम का रुख देखते हुए एनडीए के साथ अलायंस कर लिया, जिसकी वजह से बीजेपी को बहुत फायदा हुआ और पासवान को भी। एनडीए की बिहार में 54 में से 40 सीट्स आ गई और वाजपेयी आराम से पीएम बन गए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी। पासवान को वाजपेयी की सरकार में कम्युनिकेशंस मिनिस्टर बना दिया गया। अब पासवान मिनिस्ट्री में काम तो ठीक कर रहे थे, लेकिन ये दौर था टेलीकॉम को प्राइवेटाइज करने का और वाजपेयी को और कॉम्पिटेंट आदमी चाहिए था, इसीलिए पासवान से मिनिस्ट्री लेके प्रमोद महाजन को दे दी गई और पासवान को कोल मिनिस्ट्री दे दी गई, जो इम्पोर्टेंट तो थी लेकिन उतनी वोलेटाइल नहीं। इसी बीच उनकी पार्टी जनता दल में मारपीट चलती रहती थी और कई लोग अपनी पार्टी बना रहे थे, तो लगे हाथ पासवान ने भी अपनी पार्टी बना ली, जिसे नाम दिया लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी। पासवान अपनी खुद की आइडेंटिटी खोजना चाहते थे, लालू की आरजेडी और नीतीश की जेडीयू से इतर। अब 2002 के गुजरात के दंगों के बाद पासवान ने बीजेपी का विरोध शुरू कर दिया और वाजपेयी की कैबिनेट से रिजाइन कर दिया। गुजरात में नरसंहार हुआ तो पहला व्यक्ति पासवान जी थे कि पार्लियामेंट में रिजाइन देकर, और यहाँ तक कि गुजरात के तब के सीएम नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी बहुत जोरों शोरों से मांग की। जब नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया गया तो हमने इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? और इस्तीफा ही नहीं दिया बल्कि गोधरा जो घटना घटी उसकी इन्होंने जांच भी नहीं करवाया नरेंद्र मोदी के कहने से। पासवान ने इसी वजह से जेडीयू जो एनडीए का हिस्सा थी उससे भी डिस्टेंस बना लिया। अब फास्ट फॉरवर्ड 2004 आ चुका था। सोनिया गांधी अपने 10 जनपद वाले घर को पार करके पासवान के घर जाती है और उनसे आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में अलायंस बनाने का ऑफर रखती है। पासवान पहले नॉन कांग्रेसी लीडर थे जिसे सोनिया गांधी ने अलायंस बनाने के लिए रीच आउट किया था। ये अलायंस बनता है और पासवान की एलजेपी 4 लोकसभा सीट्स जीतती है। वो खुद हाजीपुर से एक बार फिर से जीतते हैं और यूपीए सरकार में उन्हें यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर और स्टील मिनिस्ट्री भी दे दी जाती है। यानी वही इंसान जो पिछली एनडीए सरकार में भी मिनिस्टर था, उसके पहले वाली यूनाइटेड फ्रंट में भी मिनिस्टर था, वो फिर से यूपीए सरकार में भी मिनिस्टर बन जाता है। उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अब आते हैं 2005 के बिहार चुनाव, जिसमें हंग असेंबली हो जाती है। आरजेडी और एनडीए दोनों के पास ही सरकार बनाने लायक तो मेजोरिटी नहीं होती है, लेकिन इसकी चाबी होती है पासवान के पास, जिनकी पार्टी के आए थे 29 सीट्स। लेकिन पासवान का पूरा कैंपेन था नो आरजेडी नो बीजेपी, इसीलिए वो ऐसी सिचुएशन में होने के बावजूद किसी को भी समर्थन देने से मना कर देते हैं। अब लेकिन इस बीच पासवान एक पासा फेंकते हैं। वो ये ऐलान कर देते हैं कि एनडीए और आरजेडी में से जो भी अपना सीएम एक मुस्लिम को बनाएगी उसे वो समर्थन दे देंगे। ये सीधा पासा फेंका गया था माइनॉरिटीज को अपीज करने के लिए। आरजेडी ने तो तुरंत मना कर दिया, बोला राबड़ी देवी ही सीएम बनेगी, और एनडीए तो खैर क्या ही मानती। इस बीच एनडीए पासवान की पार्टी ही तोड़ने की प्लानिंग कर लेती है और पासवान के 29 एमएलएज को ऐसे ऐसे ऑफर्स आने लगे कि उनका भी ईमान डगमगाने लगा। और इसके बाद ही नीतीश कुमार के खेमे से खबर आती है कि 12 एमएलएज पार्टी तोड़ने को तैयार हो गए हैं। अब ये सब देखते ही कांग्रेस फटाफट गवर्नर बूटा सिंह को असेंबली डिसॉल्व करने को बोल देती है और बिहार में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है।
इस रेजोल्यूशन को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था, लेकिन जो भी हो, पासवान के दिमाग में उन्होंने बीजेपी और आरजेडी दोनों को मुस्लिम वोटर्स के सामने तो एक्सपोज कर दिया था। और जब नए इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं तो पासवान का यह पासा फेल साबित होता है। पासवान के 29 सीट्स घटकर बस 10 पर आ जाते हैं और एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी आ जाती है और नीतीश कुमार बन जाते हैं राज्य के नए मुख्यमंत्री। अब 2009 के लोकसभा इलेक्शंस में पासवान ने फिर से अपना अलायंस पार्टनर बदल लिया और लालू की आरजेडी के साथ अलायंस कर लिया। नहीं, मोर्चा नहीं है। हम लोग एनडीए को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि एनडीए को जड़ से उखाड़ फेंकें। और इस बार तो जेडीयू बीजेपी ने पूरा बिहार क्लीन स्वीप कर दिया और पासवान अपनी हाजीपुर वाली सीट भी नहीं जीत पाते हैं। एलजेपी की इस इलेक्शन में एक भी सीट नहीं आती है, लेकिन अपनी रेलेवेंस बरकरार रखने के लिए आरजेडी की मदद से राज्यसभा चले जाते हैं और 2014 तक ऑपोजिशन में ही बैठते हैं। लेकिन पासवान को ऐसे ही मौसम वैज्ञानिक नहीं कहा जाता है। उन्होंने फिर से हवा का रुख देख लिया और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाली बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया। लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का पार्ट हो चुकी है। और फिर क्या था, पासवान का पॉलिटिकल रिवाइवल हो गया। इस इलेक्शन में वो फिर से अपनी हाजीपुर वाली सीट भी जीत गए। मैं रामविलास पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और साथ ही पॉलिटिक्स में एंट्री करवा दी अपने बेटे चिराग पासवान की, जो जमुई से जीतकर एमपी बन गए और रामविलास पासवान को मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया गया। अब जैसे पासवान ने मोदी एरा में सेंटर में रेलेवेंस बनाई थी, वैसे ही वो फिर से बिहार की पॉलिटिक्स में भी रेलेवेंट होना चाहते थे। और 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में पासवान बीजेपी के साथ लड़े। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि एनडीए की सरकार बने। लेकिन नीतीश और लालू का महागठबंधन क्लीन स्वीप कर गया और एलजेपी की आई बस 2 सीट्स। मगर बीच में ही नीतीश ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ लिया। बाहर जिनको होना था वो बाहर चले गए। ये तो बिल्कुल ढोंग था 6 महीना से। और बीजेपी के साथ फिर से सरकार बना ली, जिसमें एलजेपी को भी जगह दी गई और पासवान के भाई पशुपति पारस को मंत्री बनाया गया। यही पशुपति पारस आगे चल के कबाड़ा करते हैं। अब 2019 के चुनाव में रामविलास पासवान खुद तो नहीं लड़े, लेकिन बीजेपी की बैकिंग से राज्यसभा चले गए और वही पुरानी मिनिस्ट्री उन्हें वापस भी मिल जाती है और उनके बदले उनके भाई पशुपति पारस हाजीपुर सीट से जीतकर आते हैं। जहाँ से मैं जीत के आया हूँ, हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से मैं जीत के आया हूँ। और चिराग पासवान भी जमुई से जीतते हैं। इस इलेक्शन में एलजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है और 6 लोकसभा सीट्स जीतती है। 2020 में रामविलास पासवान की 74 की एज में डेथ हो जाती है। Now, Union Minister Ramvilas Paswan passed away yesterday at the age of 74. और इसी के साथ 8 बार लोकसभा और साथ ही कई बार राज्यसभा और विधानसभा जाने वाले बिहार के एक बहुत बड़े नेता की लेगेसी की लड़ाई शुरू हो जाती है। इनिशियली पार्टी की कमान रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के हाथ में आती है और 2020 में ही बिहार के चुनाव भी थे। तो चिराग एक बहुत रिस्की चीज करते हैं। वो एनडीए में रहते हुए जेडीयू के खिलाफ अपने कैंडिडेट्स उतार देते हैं। I want all my candidates to fight against him because I know that a single vote that goes to my chief minister will force the coming generation to migrate again from my state and that I don't want to happen. और चिराग खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं। मैं मानता हूं कि मैंने एक हनुमान की तरह हमारे प्रधानमंत्री जी का हर मुश्किल कठिन दौर में मैंने उनका साथ दिया। और इस कदम की वजह से नीतीश कुमार की पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है और इसका फायदा भी एलजेपी को नहीं होता है, क्योंकि उसकी बस 1 सीट आती है और वो एक आदमी भी बाद में पार्टी छोड़ के चला जाता है। इस चक्कर में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है। And the BJP emerging as a single largest party. अब इतने खराब रिजल्ट के बाद चिराग को पार्टी में साइडलाइन करने का प्लान तो होने लगा, जिसके मास्टरमाइंड बनते हैं उनके खुद के चाचा पशुपति पारस। वो एलजेपी के बाकी मेंबर्स के साथ मिलके चिराग पासवान को पार्टी से निकाल देते हैं और खुद पार्लियामेंट में एलजेपी के लीडर बन जाते हैं। Pashupati Paras Kumar-led faction has removed Paswan as a party president, so we've seen a counter-attack launched. चिराग के साथ धोखा हुआ था। इलेक्शन कमीशन में दोनों पिटीशन डालते हैं। Election Commission of India has frozen the Lok Janshakti Party symbol. और ईसी दोनों को अलग अलग पार्टी नाम और सिंबल दे देता है। चिराग की पार्टी का नाम हुआ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, पासवान की पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास होगा और उनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर आवंटित किया गया है।
और पशुपति पारसवाले की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। अब बिहाइंड द सीन नीतीश कुमार भी चिराग पासवान से खुन्नस खाकर बैठे थे, क्योंकि चिराग की वजह से ही उन्हें इलेक्शन में इतना नुकसान हुआ था। इसीलिए वो पशुपति पारस की साइड ले लेते हैं और बीजेपी भी पारस को मंत्री बना देती है और चिराग अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन चिराग की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब 2022 में नीतीश कुमार फिर से पलटी मारते हैं। Absolutely official that Nitish is dumping the Bharatiya Janata Party. और आरजेडी के साथ मिलकर फिर सरकार बना लेते हैं, जिससे बीजेपी फिर से चिराग को पास ले आती है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी और चिराग तो मोदी की तारीफ में कोई कमी छोड़ते ही नहीं है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में चिराग रामविलास पासवान की लेगेसी सीट हाजीपुर से लड़कर जीतते हैं और वो सारी 5 सीट जीतते हैं जो एनडीए ने उन्हें अलॉट की थी। और पशुपति पारस ये इलेक्शन लड़ते ही नहीं है और साइडलाइन हो जाते हैं। और अब 2025 के चुनाव आ गए हैं। चिराग एक बार फिर एनडीए में रहते हुए एनडीए के खिलाफ लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। तो ये थी रामविलास पासवान की पूरी कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पेज को विजिट करना।